हेलो स्टूडेंट्स, समर्पण में आप सभी का फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में इनेक्टोमेरिक इफ़ेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट की बात की थी और हमने कहा था कि हम अगले लेक्चर में जो इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट है, जितने भी प्रभाव थे, उन सभी का एक साथ में एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स। तो सबसे पहला अनुप्रयोग जो है वो है कार्बोकटाइन की रिएक्टिव इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट। रिएक्टिव इंटरमीडिएट ऐसी स्पीसीज होती है, ऐसी प्रजातियाँ होती है जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें एक रिएक्टेंट होता है, एक होता है प्रोडक्ट, यानी कि अभिकारक और उत्पाद। उनके बीच में अगर कोई चीज़ बनती है, मतलब उत्पाद बनने से पहले, प्रोडक्ट के बनने से पहले बीच में अगर कोई इस प्रकार की मध्यवर्ती या कोई इंटरमीडिएट बनता है, तो उनको बोलते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट, जिसके अंदर कार्बोकटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल वगैरह वगैरह खूब सारे टाइप के होते हैं। इसमें से हम दो रिएक्टिव इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोधनायन की स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। ठीक है, तो कार्बोकटायन जो है बच्चों क्या होते हैं? कार्बोकटायन, जब कभी भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको कार्बोकटायन बोलते हैं। वेन एवर देर इज़ पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन, द स्पीसीज इज़ नॉन एज कार्बोकटायन। ठीक है, और कार्बन पॉजिटिव चार्ज होगा बच्चों तो कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हैं। होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, अभी 6 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यानी कि इसको आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अर्थात इलेक्ट्रॉन न्यून। इलेक्ट्रॉन न्यून का मतलब इलेक्ट्रॉन कमी वाला। किसी में भी आप इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा मत रखो, बराबर रखने चाहिए उसमें। इलेक्ट्रॉन ना तो कम होने चाहिए, ना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए। कम होंगे तो परेशान, ज़्यादा होंगे तो भी परेशान। तो क्या किया जाए कि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा ली जाए? तो चूँकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसके ऊपर कोई ऐसा ग्रुप आके लगा दे, अगर इसके ऊपर कोई ऐसा ग्रुप लगा दे जो इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, जो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन छोड़ दे अपने, तो वो वाला ग्रुप जो होगा इलेक्ट्रॉन दे के इसकी जो इलेक्ट्रॉन की जो कमी है उस कमी को पूरा कर लेगा। भाई इसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है और तुम कोई ऐसा ग्रुप लगा दोगे जो इसको इलेक्ट्रॉन दे के इसको संतुलित कर ले, इसकी जो इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा कर दे, तो स्थायी हो जाएगा। तो ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन दाता समूह। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे तो इसकी स्टेबिलिटी, इसका स्थायित्व है, इसके जो क्या बोलते हैं, इसका मान सम्मान समझ लो आप, वो बढ़ जाएगा। और कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया आपने जो इलेक्ट्रॉन खींचता हो, तो यहाँ तो पहले से कमी है, कंगाली आई हुई पहले से, और आप और इलेक्ट्रॉन खिंचवा रहे हो, इसका मतलब है कि आप जानबूझ के इसको और परेशान करने की सोच रहे हो, अर्थात केमिस्ट्री भाषा में कहे तो इसको आप अस्थायी बना रहे हो, अनस्टेबल कर रहे हो इसको। तो दो चीज़ें हैं, जो स्टेबिलिटी होती है किसकी? कार्बोकटायन की। कार्बोकटायन को C पॉजिटिव लिख सकते हैं शॉर्ट के अंदर, संक्षिप्त में। ठीक है, तो वो समानुपाती होती है। समानुपाती मतलब है बढ़ने से बढ़ेगी। किसके बढ़ने से बढ़ेगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको बोलेंगे इंग्लिश में। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं, अगर जैसे कौन से होते हैं, जो भी प्लस वाले इफेक्ट होते हैं, प्लस M हो गया या प्लस I वाले, ऐसे ग्रुप होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह हो गया, तो उससे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो कि -M या -I वाले होते हैं, उनसे इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, कार्बोधनायन का स्थायित्व ERG के समानुपाती और EWG के व्युत्क्रमानुपाती। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ERG एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EWG। अब आपको पता होना चाहिए कि +I +M प्रभाव कौन से होते हैं, तो आप सबने पढ़ लिया है। ठीक है, इसी को हम लोग अन्य शब्दों में कहें तो ऐसा बोल सकते हैं बच्चों कि सपोज ये हमारे पास में कोई कार्बोकटायन है, इस कार्बोकटायन के ऊपर हमने कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दे के इसके ऊपर जो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज बता रहा कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये जो है प्लस चार्ज यहाँ पर कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिल गया इसको, तो इलेक्ट्रॉन की कमी जो है वो कम होगी।
तो इलेक्ट्रॉन की कमी कम हो गई तो हम बोलेंगे इसकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, और वहीं पर अगर आपने इस कार्बोकैटायन के ऊपर अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाया होता, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब खींचने वाला, तो इलेक्ट्रॉन खींच के इसे इलेक्ट्रॉन खींच के इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है वो बढ़ जाएगी, यानी कि प्लस चार्ज बढ़ जाएगा। तो चार्ज बढ़ना थोड़ी चाहिए, चार्ज तो कम होना चाहिए। तो स्टेबिलिटी इसकी जो है चार्ज बढ़ने की वजह से कम हो जाएगी। ठीक है, ये जो मैंने ऊपर बात लिखी उसी को मैंने अलग शब्दों में, अन्य शब्दों में लिखा है, एक अलग तरीके से बताया आपको। तो ये चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, एक बार इंडक्टिव इफेक्ट में बता चुका हूँ। तो बार बार आपको इन चीज़ों के ऊपर विचार करने की ज़रूरत नहीं है, अब तक आपको ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए कि कार्बोकैटायन को स्टेबल कौन सा ग्रुप बनाता है, कार्बोनाइन जो होता है, कार्बोनाइन बोलते हैं इसको, उसको स्टेबल कौन सा ग्रुप बनाता है, उसको कम स्टेबल कौन सा ग्रुप करता है, ये सब चीज़ें आपको अब तक आनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए बच्चों, एक लिया हमने CH3 और CH2 पॉजिटिव, एक ले लिया CH3 CH पॉजिटिव और एक CH3 और CH3 पॉजिटिव। तो बच्चों इसके अंदर क्या होगा, तीनों कार्बोकैटायन पड़े आपके सामने, इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। ठीक है, अब कंपेयर करने के लिए तुम्हारे पास में इंडक्टिव इफेक्ट भी है, रेजोनेंस भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, जो भी लगता है उसको आप लगा दीजिए। जो भी इफेक्ट यहाँ पर लगता है, एक सेकंड आप रुकिए। ठीक है, जो भी इफेक्ट इस पर हाइपर कॉन्जुगेशन लगा सकते हो आप, रेजोनेंस लगा सकते हो, इंडक्टिव जो भी लग रहा है उसको लगा सकते हो। बच्चों यहाँ पर रेजोनेंस की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस की जो हमने कंडीशन पढ़ी थी वो किसी में नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, रेजोनेंस के बाद देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन नज़र आ रहा है क्या इसमें? बिल्कुल आ रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या होता है कि sp2 कार्बन के पास वाला कार्बन जो sp3 होना चाहिए और उसके ऊपर हाइड्रोजन होने चाहिए। तो ये देखो sp2 के पास में sp3 कार्बन है और उसके ऊपर हाइड्रोजन लगे हुए, तो इसका मतलब इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन है। ठीक है, तो इसमें अल्फा एच चेक करो, कितने अल्फा एच है। ये sp2 के पास वाला जो कार्बन होता है sp3, उसके ऊपर लगे हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। इस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, देखो ये 3। इसमें देखो ये sp2 कार्बन है, उसके पास वाला ये sp3, ये भी sp3, तो इसमें 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। वैसे उसमें कितने हैं? 9 अल्फा हाइड्रोजन है। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज़्यादा उसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाएगा, और जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसको 1 डिग्री कार्बोकैटायन बोलते हैं, इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन, इसको 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ऐसा क्यों बोलते हैं कि पॉजिटिव वाले चार्ज से अगर एक कार्बन जुड़ा तो 1 डिग्री, पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से अगर 2 कार्बन जुड़े हो तो 2 डिग्री, और पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से अगर 3 कार्बन डायरेक्टली जुड़े हो तो उसको 3 डिग्री कार्बोकैटायन बोलते हैं। तो कार्बोकैटायन हमेशा ऑर्डर जो है 1 2 3 में 1 का कम, 2 का ज़्यादा, 3 का उससे ज़्यादा, ऐसा रहता है ऑर्डर। ठीक है, एक ये हो गया। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से बताना चाहता हूँ आपको कि जो भी आपने इफ़ेक्ट पढ़े उसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है एरोमेटिसिटी। ठीक है, एरोमेटिसिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में रेजोनेंस, सामान्य रेजोनेंस जो होता है, और उसके बाद में होता है आपके बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन, और लास्ट में होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भी हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है वो अनस्टेबल होते हैं। मैंने जब एरोमेटिसिटी पढ़ाई, मैंने 3 टाइप के कंपाउंड पढ़ाए थे आपको, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड तो भयंकर अस्थायी होते हैं, वो तो कभी पाए ही नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ऑर्डर भी आप ज़रा याद रखना। अब आप चाहो तो इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट वाला भी लगा सकते हो। इसमें एक ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, तो ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। यहाँ पर 2 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, यहाँ पर 3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, तो प्लस आई इफेक्ट से स्टेबिलिटी बढ़ रही है। लेकिन चूंकि हाइपर कॉन्जुगेशन से इसकी स्टेबिलिटी में पता चल गई है पहले, तो फिर आगे इंडक्टिव इफेक्ट को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इनको भी जो इफेक्ट होते हैं स्टेबिलिटी के लिए, ये इस ऑर्डर में होते हैं, इस क्रम में आपको याद रखना है इनको। अब देखो अगला एग्जाम्पल,
ये दो एग्जांपल आपके सामने नज़र आ रहे होंगे आपको। तो ये पहला और दूसरा स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। पहले वाले के अंदर जो है आप देखोगे स्टेबिलिटी, तो उसके लिए आपको हाइपर कॉन्जुगेशन लगाना पड़ेगा। मतलब कि ये sp2 कार्बन है और ये sp3 कार्बन है। sp3 कार्बन के ऊपर 2 अल्फा लगे हुए, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखोगे तो दूसरे के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन भी sp2 है, इसका भी sp2 है, ठीक है। तो sp2 पास पास में है, यानी कि कोई sp3 कार्बन नहीं है इसके अंदर, हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन नहीं नज़र आ रही है, तो कोई अल्फा एच नहीं माने जाएंगे उसमें। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और है, अगर आप गौर से देखो तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ये कंडीशन किसकी होती है? ये कंडीशन होती है रेजोनेंस की। तो इसके अंदर है रेजोनेंस, अनुनाद है, ठीक है। तो एक के अंदर अनुनाद है, एक के अंदर अल्फा हाइड्रोजन, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो आप बताइए कि ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है या हाइपर कॉन्जुगेशन से? तो अभी हमने क्रम पढ़ा था कि रेजोनेंस जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो इसकी वजह से रेजोनेंस वाला जो कार्बोकैटायन होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अच्छी बात है, नोट करते रहो साथ साथ में। दिखाई दे रहा होगा आपको। एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, तीनों कार्बोकैटायन है। पता क्या चलता कार्बोकैटायन है कि नहीं है? ये जो कार्बन के ऊपर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है आपको, तो मान लेना वो कार्बोकैटायन है। अब तीनों कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी अपने को चेक करनी है, स्थायित्व तो जांचना है इनका। तो पहले के अंदर तो रेजोनेंस तो नज़र आ नहीं रहा है हमें, तो एक कार्बन की श्रृंखला नज़र आ रही है, CH2 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 CH3, और ये पॉजिटिव चार्ज इसको आप sp2 मान सकते हो। इसके पास वाला कार्बन जो कि sp3 है, उसके ऊपर 2 हाइड्रोजन लगे हुए, तो इनको आप अल्फा हाइड्रोजन कह सकते हो। ये आपके 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए इसके अंदर। इसके अंदर देखो, उसके अंदर sp2 के पास वाला कार्बन भी sp2 है, मतलब उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो है वो रेजोनेंस है। कैसे पता चला? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस है, तो उसके अंदर रेजोनेंस है। इसमें देखो डबल सिंगल डबल रेजोनेंस, फिर डबल सिंगल पॉजिटिव, फिर से रेजोनेंस, मतलब लंबी दूरी तक रेजोनेंस है। ऐसे रेजोनेंस को बोलते हैं एक्सटेंडेड रेजोनेंस, विस्तृत अनुनाद, मतलब ये ज़्यादा रेजोनेंस है, उस कहने का मतलब है, ठीक है। रेजोनेंस में भी है, लेकिन इसमें केवल इतने भाग के अंदर रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। उसमें तो डबल सिंगल डबल यहाँ भी रेजोनेंस और डबल सिंगल पॉजिटिव यहाँ भी रेजोनेंस, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है वो अनुनाद करता 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 इस कार्बन तक आ सकता है। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज फैलता है, जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होता है, उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो कहने का मतलब इन तीनों में स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो ऐसे हो जाएगा। रेजोनेंस है, उसमें ज़्यादा रेजोनेंस है, इसमें कम रेजोनेंस है, और इस प्रकार से स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा। नोट कीजिए आप इनको। चलिए इसके बाद में कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखिए इसके बाद में अब आप खुद कंपेयर कीजिए रेजोनेंस, सॉरी इनकी स्टेबिलिटी खुद कंपेयर कीजिए।
ये रहे आपके सामने कुछ और स्ट्रक्चर्स और कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी इनकी कंपेयर करनी है। सबसे पहले वाले केस की बात करते हैं। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर है रेजोनेंस, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस होता है, फिर डबल सिंगल पॉजिटिव फिर रेजोनेंस है, मतलब यहाँ से लगा कर यहाँ तक रेजोनेंस, इसके अंदर यहाँ केवल इतना रेजोनेंस है, तो इसमें रेजोनेंस ज़्यादा है। और इसमें बात करें तो डबल सिंगल डबल रेजोनेंस, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस होता है, और आगे देखिए फिर डबल सिंगल डबल फिर रेजोनेंस, फिर ऊपर डबल सिंगल पॉजिटिव, मतलब कि पूरे के अंदर रेजोनेंस है, ठीक है। तो और ज़्यादा रेजोनेंस है। तो जैसे जैसे रेजोनेंस की मात्रा बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी स्टेबिलिटी वो बढ़ती रहेगी। दूसरे में देखो, इस पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में पास में इधर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो वो तो उसमें भी CH3 ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन इस साइड में जो है CH2OH ग्रुप लगा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, इसका -I प्रभाव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसे खींचेगा और इसकी स्टेबिलिटी कम कर लेगा। वहीं पर अगर उसको देखें बच्चों, तो उसको पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन ठीक आसपास में है, तो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज ऐसी एक रेजोनेंस की कंडीशन होती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, अनुनाद होगा, और अनुनाद होगा तो इसका स्थायित्व जो है, इसकी स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। रेजोनेंस कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको रेजोनेंस कंडीशन याद नहीं है तो फिर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो एक बार फिर से जाके उस जिस लेक्चर में पढ़ाया गया था ये, उसको आप देख सकते हो। इस कंपाउंड में ये तो बहुत सिंपल है, इसके अंदर कोई रेजोनेंस नहीं है। आप चाहो तो हाइपर कॉन्जुगेशन मान सकते हो कि +4 के पास वाला 2 इधर हाइड्रोजन है, सॉरी 1 हाइड्रोजन इधर है, 2 इधर और 2 यहाँ पर, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन इसके अंदर। और इसके अंदर तो देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, डबल सिंगल पॉजिटिव रेजोनेंस है। और रेजोनेंस के अलावा इसमें एक और चीज़ नज़र आ रही है, इसमें रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग के अंदर घूमेंगे, और पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कितनी है, 1 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो कंपाउंड एरोमेटिक है। अगर आपको एरोमेटिसिटी वगैरह याद है तो ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड तो बहुत ज़्यादा स्थायी होते हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन वाले से की तुलना में एरोमेटिक कंपाउंड तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये 3 कंपाउंड आपके सामने, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें रेजोनेंस पाया जा रहा है। डबल सिंगल पॉजिटिव रेजोनेंस इसमें भी नज़र आ रहा है, लेकिन इस कंपाउंड में दिक्कत है, ये कंपाउंड साइक्लिक है, इसके अंदर पूरी तरह से रेजोनेंस पाया जाएगा, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इसके अंदर कितनी है, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इसके अंदर 2 है, तो ये एंटी एरोमेटिक है। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड भयंकर अस्थायी होते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आपको पहचाने आते होंगे, मतलब एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक वगैरह वो सब भी मैंने पढ़ाया है पहले। ये कंपाउंड जो ये ना एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक, ये सिंपल रेजोनेंस, इसके अंदर एरोमेटिसिटी वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर रेजोनेंस टूट रहा है, लगातार रेजोनेंस नहीं है, इसकी वजह से ये कंपाउंड एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक नहीं है, सिंपल सा रेजोनेंस वाला है। उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, ना रेजोनेंस है वगैरह कुछ नहीं है, 2 अल्फा एच यहाँ और 2 अल्फा एच यहाँ, तो 4 अल्फा एच मान लो, हाइपर कॉन्जुगेशन मान लो उसको, ठीक है। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे स्टेबल, सबसे अनस्टेबल होते हैं। इसको मैं नंबर 1, इसको नंबर 2 और नंबर 3 देता हूँ। तो सबसे कम स्थायी जो होते हैं वो दुनिया में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे अस्थायी हो गए। बाकी एक के अंदर रेजोनेंस है और एक के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो फिर रेजोनेंस वाला ज़्यादा स्टेबल होगा और ये थोड़ा कम हो जाएगा। तो 132 ऐसा ऑर्डर आएगा इनका, 132 ऐसा इनका ऑर्डर आ जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 3 आपके सामने कार्बोकेटायन है। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो ग्रुप लगा होता है उसके ठीक पास वाली जो स्थितियाँ होती है उनको ऑर्थो बोलते हैं। तो ये ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो स्थिति है। ठीक सामने वाली को बोलते हैं पैरा, इसको बोलते हैं मेटा, इन दोनों को मेटा स्थिति बोलते हैं। ये शायद आपको इसके बारे में ज्ञान होगा। तो
बेंजीन के रिंग के ऊपर जो ग्रुप लगा है वो या तो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा या बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, दो प्रकार के इफेक्ट होते हैं, एक तो प्लस एम, एक माइनस एम। अगर कोई इलेक्ट्रॉन देता है अपने तो प्लस एम प्रभाव कहलाएगा, और इलेक्ट्रॉन खींचता है, लेता है तो उसको माइनस एम बोलते हैं। रेजोनेंस द्वारा जो इलेक्ट्रॉन अगर देता है तो प्लस एम, रेजोनेंस द्वारा इलेक्ट्रॉन लेता है तो माइनस एम। ठीक है, तो अब एक बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करनी है कि जो रेजोनेंस द्वारा इलेक्ट्रॉन खींचना या लेना, यानी कि प्लस एम प्रभाव और माइनस एम प्रभाव होता है, ये केवल ऑर्थो और पैरा पे लागू होता है, मेटा के ऊपर ये प्रभाव या लागू नहीं होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चों, मैं आपको एग्जांपल लेके सिखाता हूँ। वो अभी आपको तीनों सेम दिखाई दे रहे होंगे, इसमें कुछ हम परिवर्तन करेंगे। ठीक, तो ग्रुप लगाने वाले इसके ऊपर। तो अभी उससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। और मान लो यहाँ पर कोई ग्रुप जी लगा हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर, जो कि प्लस एम प्रभाव दिखा रहा है। प्लस एम प्रभाव का मतलब होता है कि उसके पास में या तो लोन पेयर है या उसके ऊपर माइनस चार्ज है। तो लोन पेयर वगैरह होगी तो देखो बच्चों, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन आएंगे। कुल मिला के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस ऊपर वाले ग्रुप से रिंग की तरफ आ रहे हैं। देखो ये रिंग की तरफ आ रहे है ना, इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ आ रहे हैं। तो ये जो इफेक्ट कहलाएगा प्लस एम वाला। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो आएंगे ना, अगर आप इसमें अनुनाद पूरे बना के देखोगे, इसके 5 स्ट्रक्चर बनेंगे जो मैंने पढ़ाए थे रेजोनेंस के अंदर। तो नेगेटिव चार्ज एक बार यहाँ पे आएगा, एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, एक बार नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। तो ये दोनों ऑर्थो स्थिति हो गई और ये वाली होगी पैरा। मेटा पे कोई चार्ज नहीं आने वाला। तो हम क्या बोलेंगे कि जो प्लस एम इफेक्ट जो होता है, जो प्लस एम ग्रुप होता है, उसकी वजह से जो चार्ज आता है वो केवल ऑर्थो और पैरा पे आता है। मेटा पे उस पर कोई प्रभाव नहीं। मेटा वाला जैसा होता है वैसा ही रहता है, वहाँ पे वो कार्यरत नहीं होता, वहाँ ऑपरेशनल नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर माइनस एम वाला ग्रुप होता, मान लो कोई माइनस एम वाला ग्रुप होता, ये मान लो ए पाई बॉन्ड बी है, तो बच्चों ए पाई बॉन्ड बी वाले जैसे CHO, NO2, CN ऐसे ग्रुप होते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन है इसकी तरफ जाएंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन है वो रिंग से ऊपर की तरफ जा रहे, रिंग से बाहर जा रहे, ग्रुप अपनी तरफ खींच रहा है, तो उसको माइनस एम इफेक्ट वाला दिखाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहाँ चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। और जब इनके आप सब स्ट्रक्चर बनाओगे, 5 स्ट्रक्चर बनाओगे, तो पॉजिटिव चार्ज एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे आएगा। यानी कि वो चार्ज जो होता है पॉजिटिव वाला, वो भी ऑर्थो पे या पैरा पे आएगा, मेटा पे नहीं आएगा। तो यहाँ पर निष्कर्ष ये है इसका कि जब कभी भी रेजोनेंस होता है, तो चाहे वो प्लस एम हो चाहे माइनस एम हो, वो रेजोनेंस जो है ऑर्थ और पैरा पे होता है, मेटा पे इसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता है। मेटा पे है, रेजोनेंस काम नहीं करता है। हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट वो मेटा पे ज़रूर काम कर सकता है, जो प्रेरण प्रभाव है, ठीक है, वो मेटा पे काम कर सकता है, लेकिन रेजोनेंस मेटा पे काम नहीं करता है। ठीक है, अब देखो आप इसको आगे समझते हैं कि ये मैंने क्यों पढ़ाया है। सपोज कि हमारे पास में ग्रुप है OCH3, यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर है NO2। ठीक है, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये पैरा पे, ये भी हाइड्रोजन पैरा पे है और ये भी NO2 पैरा पे रेजोनेंस काम करता है, हमने पढ़ा अभी। ठीक है, तो ये जो OCH3 इसका कैसा प्रभाव है, प्लस एम है कि माइनस एम है? ये तो मैंने आपको सिखाया था, प्लस एम और माइनस एम कैसे पता करते हैं। अगर लोन पेयर है इसके पास में पहले वाले एटम के ऊपर, तो वो ग्रुप जो होता है वो आपका प्लस एम इफेक्ट दिखाता है। तो ये प्लस एम प्रभाव दिखा रहा है, प्लस एम अनुनाद दिखा रहा है। ये हाइड्रोजन का कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, कोई रेजोनेंस नहीं होता, सिंपल है बिल्कुल। NO2 है, अगर NO2 का आप ठीक से बनाओ तो ये ऐसा होता है, N डबल बॉन्ड O और एक तीर लगा के, इसके पास एक लोन पेयर होती है जो इसको दान कर लेता है ऑक्सीजन को, तो फिर इसके पास में लोन पेयर बचती नहीं है, तो ये A डबल बॉन्ड B वाली जैसी स्थिति होगी। तो ये जो है इसका माइनस एम इफेक्ट होता है। ठीक है, इसका माइनस एम प्रभाव होता है। अब मैंने बताया था आपको, कार्बोकैटायन जो होता है उसको प्लस एम वाले उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा लेते हैं, और माइनस एम वाले जो ग्रुप होते हैं, माइनस वाले जो ग्रुप होते हैं वो स्टेबिलिटी कम कर लेते हैं। प्लस एम वाले ग्रुप को आप जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन दाता समूह कह सकते हो, इसको आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कह सकते हो। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है आपका प्लस एम वाला, ये तो स्टेबिलिटी बढ़ा लेगा और वो स्टेबिलिटी कम कर लेगा, और ये हाइड्रोजन है वो ना स्टेबिलिटी बढ़ाता है ना स्टेबिलिटी कम करता है, वो औसत उसको उसी स्तर पर रखता है। तो इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। और सबसे कम स्टेबल कौन सा हो जाएगा? वो वाला, और ये बीच में रहेगा। ठीक है, तो इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आएगा, ये आप समझ गए होंगे।
अगला एग्जांपल लेते हैं। CH2 प्लस CH2 प्लस, यहाँ पर भी मैं लगा रहा हूँ OCH3, इसमें लगा रहा हूँ OCH3। इस पोजीशन के ऊपर आपके सामने दो स्पीसीज है, स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। तो ये जो है प्लस एम प्रभाव लगा के इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा लेगा। तो क्या ये वाला ग्रुप प्लस एम प्रभाव लगा पाएगा? बिल्कुल नहीं लगा पाएगा, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में ये मेटा स्थिति पर है। मेटा स्थिति पर रेजोनेंस जो है काम नहीं करता है। तो इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट है, आपको पता ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का कैसा इफेक्ट होता है, इसको आप चाहो तो ये जो CH3 लिखा मैंने, इसको आप R मान सकते हो। तो ये OR ग्रुप हो गया। तो आपको याद होगा, तो OR ग्रुप जो होता है इंडक्टिव इफेक्ट में कौन सा इफेक्ट दिखा रहा था, प्लस आई कि माइनस आई? तो वहाँ पर आप ऑर्डर देखोगे तो आपको पता चलेगा OR जो है माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। तो ये जो है OCH3 यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। तो आप सोचोगे ये लोन पेयर पड़ी है तो इसका प्लस एम होना चाहिए। तो प्लस एम मैंने कहा कि इस कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में मेटा पे, इसलिए इसका प्लस एम जो है वो लागू नहीं माना जाएगा। तो अब आप देख लो, प्लस वाले प्रभाव होते हैं जिसके आगे प्लस लगा होता है वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जिसके आगे माइनस लगा होता है, चाहे वो माइनस आई हो चाहे वो माइनस एम हो, उनको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। ये बात हमने स्टार्टिंग में भी लिख ली थी अभी, जब कार्बोकेटाइन स्टार्ट किया था ये वाला। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है और वो वाला कम स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में इसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज यानी कि रेजोनेंस पाया जा रहा है। और जो है इसके अंदर अगर आप देखा जाए तो रेजोनेंस तो नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अंदर एक और बात होती है, अगर आपको याद हो तो बच्चों, इसके अंदर होता है डांसिंग रेजोनेंस। जब 3 की रिंग होती है उसके बाद पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके अंदर पाया जाता है डांसिंग रेजोनेंस। और डांसिंग वाला रेजोनेंस होता है वो नॉर्मल रेजोनेंस से ज़्यादा प्रभावशाली होता है। उसकी वजह से डांसिंग रेजोनेंस जो है वो डांसिंग रेजोनेंस वाला ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब आपके लिए एक होमवर्क छोड़ लेता हूँ मैं। ये CH2 ये CH पॉजिटिव और 2 रिंग लगा दी मैंने यहाँ पर, ठीक है। और इस कार्बन पे 3 रिंग लगा दी गई है इस प्रकार से। ये 3 रिंग लगा दी है। रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो पता आपको रिंग के साथ में रेजोनेंस करता है। तो यहाँ पर रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज होगा वो उस रिंग के साथ में रेजोनेंस करेगा। आपको पता है कि इस गोले का मतलब ये होता है कि इसके अंदर अल्टरनेटिव एकांतर द्विबंध है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है। तो देखो डबल सिंगल पॉजिटिव रेजोनेंस होगा तो रिंग जो होती है वो प्लस चार्ज के रेजोनेंस से स्थायी कर लेती है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज के साथ 2 रिंग जुड़ी हुई है तो दोनों तरफ रेजोनेंस होगा, ज़्यादा रेजोनेंस होगा। और इस पॉजिटिव चार्ज के साथ में 3 रिंग जुड़ी हुई है तो तीनों तरफ रेजोनेंस से ये एकदम स्थायी हो जाएगा। तो इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो ये आ जाएगा। होमवर्क के लिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे देता हूँ। ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। आपको इन दोनों कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो इसी के साथ में जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी वाला पार्ट है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। और अगले लेक्चर में हम कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी पढ़ेंगे और जो बाकी एल्कीन वगैरह जो है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वगैरह, वो सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।